नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, राजनीति हमारे और आप जैसे लोगों के लिए, आम लोगों के लिए एक भावनात्मक विषय हो सकता है। हम अपने पसंद और नापसंद करने वाले नेताओं के साथ भावना के साथ जुड़े होते हैं। कुछ अपेक्षाएं होती हैं, कुछ डर होता है, लेकिन राजनेताओं के आपसी संबंधों में इसका कोई महत्व नहीं होता। इसका कोई महत्व इसलिए नहीं होता क्योंकि वहां लड़ाई सत्ता के लिए होती है। तो बात अगर हम महागठबंधन की करें तो जैसा हम और आप जैसे लोग बटे हुए हैं बिहार में, प्रायः अगर हम कहें तो दो भाग में लगभग 90% आबादी बटी हुई है। भले ही चुनाव में वोट किसी को भी दे, लेकिन बटे हुए लोग हैं 90%। एक तरफ एनडीए, दूसरी तरफ महागठबंधन के बीच। ठीक है, कोई चाहता है कि किसी भी कीमत पर तेजस्वी यादव की सरकार नहीं बने, दूसरा एक खेमा है जो चाहता है किसी भी प्रकार से बीजेपी की सरकार यहां पर नहीं बने। मोटे तौर पे अगर देखेंगे तो यही परिस्थिति है लगभग 20 वर्षों से। लेकिन एक तरह से कह सकते हैं कि चुनाव एक ऐसा अवसर आता है जब मंथन होता है, और इस मंथन से कहा जाता है कि कहीं ना कहीं जैसे समुद्र मंथन हुआ था वैसे ही कुछ विष भी निकलते हैं, कुछ अमृत भी निकलने की आशा होती है। लेकिन दरअसल सच्चाई, अगर हम बात आज महागठबंधन की जब कर रहे हैं तो महागठबंधन की जो स्थिति है उसमें आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से आपस में ही सत्ता मिलने से पहले ही लोग लड़ रहे हैं। और लड़ाई अगर देखेंगे तो इस गठबंधन के अंदर शुरुआत मुख्य रूप से लड़ाई है राष्ट्रीय जनता दल, तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी और राहुल गांधी के बीच। लड़ाई है किन चीजों की, और उसी का रिफ्लेक्शन आपको दिख रहा है सीट के मामले में। उसी का रिफ्लेक्शन दिखा कि सीटों की घोषणा नहीं हुई। हर दल अपने उम्मीदवार को पहले सिंबल बांट दिया, उसके बाद एक लिस्ट निकालने की औपचारिकता नामांकन खत्म होने के अंतिम दिन 20 तारीख को आरजेडी ने भी किया, कांग्रेस ने भी किया और वीआईपी ने भी किया। याद रखिए, इन तीनों के सूची 20 तारीख को आई, लेकिन कोई सामूहिक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुआ अब तक। स्पष्ट क्या होता है? स्पष्ट ये होता है कि आंतरिक द्वंद्व तब से और ज्यादा बढ़ा जब से ये लगा कि बिहार में सत्ता परिवर्तन होने वाला है। जितने भी सर्वे एजेंसियां, जितने भी ओपिनियन पोल, हर ओपिनियन पोल में नीतीश कुमार की तुलना में तेजस्वी यादव 1.5 गुना अंतर से आगे अब तक दिख रहे हैं। आगे क्या होगा कहना मुश्किल है। इसलिए मुश्किल है कि यदि ये चुनाव 2025 में महागठबंधन अगर हारती है तो महागठबंधन इसलिए नहीं हारेगी कि जनता ने उसे हरा दिया, इसलिए नहीं हारेगी कि एनडीए ने उसे हरा दिया, बल्कि इसलिए हारेगी कि महागठबंधन ने खुद सेल्फ गोल किया। और किया क्यों? हम आप जैसे आम मतदाताओं को लगेगा कि यार ये क्या, हम तो बटे हुए, हम तो चाह रहे हैं कि कोई चाह रहा है कि तेजस्वी यादव किसी कीमत पर नहीं बने, कोई चाह रहा है कि बीजेपी सरकार में नहीं आए। लेकिन अब तक तो परिणाम यही रहा है ना। 2-3 कारण मैं बता रहा हूं, उस चीज को गौर से देखिएगा तो फिर आपको समझ में आएगा बेहतर परिस्थिति क्या है और किस कारण से महागठबंधन में ऐसी परिस्थिति पैदा हुई है कि महागठबंधन से आज या 1 महीने के अंदर, मतलब सरकार बनते बनते किसी को बाहर जाना है। चाहे बहुमत मिले चाहे बहुमत ना मिले, लेकिन महागठबंधन से एक दल को बाहर जाना तय है, चाहे वो कांग्रेस जाए चाहे वो वीआईपी जाए। दोनों एक साथ नहीं रह सकता। आप कहेंगे क्यों? तो कई कारण है, मैं बता रहा हूं। सबसे पहला कारण, विवाद का विषय क्या है? अभी जो जितने भी विवाद हो रहे हैं उसका विषय क्या है? 2, एक सीटों की संख्या, दूसरा डिप्टी सीएम का मुद्दा। यही 2 मुद्दे हैं जिसके इर्द गिर्द ये तीनों दल एक दूसरे को पछाड़ने की रणनीति बना रहे हैं। खुद जीतने के बजाय एक दूसरे को कमजोर करने की रणनीति बना रहे हैं। दिख रहा है, स्पष्ट दिख रहा है। जैसे मैं तो बता रहा हूं, यहां तक कि मुकेश सहनी को गौरा बोराम ले जाकर हराने की रणनीति बनाई गई। क्या मुकेश सहनी को पता नहीं था क्या? पता चला तभी तो वो लड़ने से मना कर दिया उन्होंने। जब एक बार किसी उम्मीदवार को सिंबल दे दिया जाता है और वो सिंबल जमा हो जाता है,
चाहे वो सिंबल किसी भी पार्टी का हो, तो क्या वो सिंबल मतलब वो निर्दलीय घोषित हो सकता है क्या? आम जनता को इतना बेवकूफ समझा जाता है क्या राजनीति में? जब आपका सिंबल जमा हो गया तो फिर आप केवल उम्मीदवार ही वापस ले सकता है। हाँ, अगर वो सिंबल जो है उसे उसने गलत तरीके से जमा किया है, नकली जमा कर दिया है, तब आप कंप्लेन करेंगे तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर सब कुछ सही है भाई, तो वो कैसे चुनाव आयोग जो है, रिटर्निंग ऑफिसर जो है, कैसे उसे निर्दलीय घोषित कर देगा जब उसने सिंबल जमा किया है? तो ये बात है। इसीलिए सीधा मामला है। और उससे बड़ी बात क्या है, देखिए मैंने पहले भी कई बार कहा है कि कांग्रेस पार्टी ने, ये तो मुकेश सहनी का मामला हो गया कि मुकेश सहनी, तेजस्वी यादव को लग चुका है कि मुकेश सहनी को कंट्रोल करना उनके बस के बाहर है। मैं स्पष्ट रूप से बता रहा हूं, आप आज हो सकता है इस वीडियो पर मुझे कई मेरे दर्शक को उल्टा लगे, अटपटा लगे, लेकिन मैं जो बातें कहता आ रहा हूं आज 6 महीने से, आप मिला लीजिए वो बातें सच होती दिख रही है या नहीं दिख रही है। तो इस बात को भी मानिए, 1 महीना बाद मिलाइएगा, आज कोई गाली उली मत दीजिएगा। मैं सिंपल बता रहा हूं, तेजस्वी यादव कभी नहीं चाहते कि मुकेश सहनी का कद बिहार में बड़ा हो जाए। इसीलिए गौड़ा बौराम में मुकेश सहनी को नामांकन कराने के बाद हरवा देने की पूरी तैयारी थी। और आज भी आप नोट करके रखिए कि अगर क्या नाम है, अजहर अली जो भी है, ठीक है, अहमद, अगर वो रह गए मैदान में तो संतोष सहनी नहीं जीतेंगे, गारंटेड है। लिख लीजिए आप, इतिहास है गौड़ा बौराम का। गौड़ा बौराम का इतिहास क्या है, आप चुनावी इतिहास निकाल के देखिए कि सबसे पहले महावीर प्रसाद यादव को हराने वाले कौन थे? इजहार अहमद। वहां प्रायः अधिकतर चुनाव के अंदर यादव और मुसलमान एक दूसरे के खिलाफ रहा है। आप निकाल कर देखिए, आंकड़ा निकाल कर देख लीजिए, मैं दावे से कह रहा हूं। मेरे दर्शक बहुत सारे नई पीढ़ी के हैं, उनको पता नहीं है, लेकिन वहां का मैं ट्रेंड बता रहा हूं ना कि गौड़ा बौराम विधानसभा क्षेत्र में, पहले वो विधानसभा क्षेत्र घनश्यामपुर के नाम से जाना जाता था, और वहां का इतिहास रहा है कि यादव के खिलाफ मुसलमान मतदान करता रहा है, और हर बार यादव मुसलमान की लड़ाई होती रही। वहां केवल 2 चुनाव से ये मामला थोड़ा गड़बड़ हुआ है, पिछली बार भी मुसलमान उम्मीदवार ही मुकाबले में थे। तो ये एक सच्चाई है। तो इसीलिए गौड़ा बौराम में पूरी प्लानिंग थी, मुकेश सहनी हार गए तो प्रतिष्ठा खराब, तो डिप्टी सीएम कहां। और जो सीटें मिली है मुकेश सहनी को, आप पता है आपको, अभी जो सुगौली में जहां नामांकन रद्द हुआ है, शशि भूषण सिंह, मुकेश सहनी की पार्टी से उनके लिए छोड़ी गई सीट, शशि भूषण सिंह का नामांकन रद्द हो गया। क्यों? वो शशि भूषण सिंह कौन है? आरजेडी के विधायक, सिटिंग एमएलए हैं। आरजेडी का सिटिंग एमएलए मुकेश सहनी के सिंबल पे लड़ रहा है। अगर 4 गो जीत गया, 5 गो जीत गया अगर आरजेडी वाला, तो फिर पिछले बार की तरह ही जैसे बीजेपी वाला मुकेश सहनी की पार्टी के सिंबल पे लड़ा था, वैसे ही वापस जाएगा कि नहीं जाएगा बताइए आप? आरजेडी में तेजस्वी यादव के बुलाने पर, जैसे बीजेपी ने बुला लिया मिश्री लाल यादव, स्वर्णा सिंह, राजू कुमार सिंह और मुसाफिर पासवान को, वैसे ही जाएंगे कि नहीं जाएंगे बताइए आप? मैं सीधा सवाल मैं पूछ रहा हूं। आरजेडी के जो लोग, राकेश कुमार यादव जो लड़ रहे हैं वीआईपी के टिकट पर, कहां जाएंगे वो? जब तेजस्वी यादव बुलाएंगे तो? बिंदु गुलाब यादव, बाबूबढ़ी, कहां जाएगी बिंदु गुलाब यादव तेजस्वी यादव के बुलाने के बाद? सोच कर देखिएगा, ठीक है। और जितनी सीटें लड़ रहे हैं मुकेश सहनी, उन सीटों के आंकड़े निकाल के देख लीजिए, उन सीटों का इतिहास निकाल कर देख लीजिए, तो मुकेश सहनी को खेल है। अब आइए कि मुकेश सहनी तो ठीक है, अब राहुल गांधी का खेल क्या है? मैं पहले से कहता आ रहा हूं, राहुल गांधी बिहार में एक प्रयोग करना चाहते हैं। जैसे तेजस्वी यादव मुकेश सहनी से परेशान है, वैसे ही तेजस्वी यादव राहुल गांधी से भी परेशान है। राहुल गांधी से भी परेशान है
क्यों परेशान है? उल्टा है। राहुल गांधी ऐसा नहीं है कि बिहार का मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, बिहार का उप मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, लेकिन राहुल गांधी बिहार में राजनीति में एक नया प्रयोग करना चाहते हैं और उस प्रयोग का मकसद है केंद्र की राजनीति करना। केंद्र की राजनीति के लिए बिहार से कुछ लेकर निकलना चाहते हैं राहुल गांधी। क्या लेकर निकलना चाहते हैं? दो चीजें। एक तो राहुल गांधी को का स्पष्ट मानना है कि अब समय आ गया है जब कांग्रेस पार्टी को अपना चेहरा बदल लेना चाहिए। बदल लिया उन्होंने। पहले सवर्णों की राजनीति करने वाली कांग्रेस पार्टी अब पिछड़ा वर्ग महासम्मेलन कर रही है, अब दलित सम्मेलन कर रही है, अब अति पिछड़ा के लिए 10 पॉइंट चार्टर तैयार कर रही है राहुल गांधी की टीम। राहुल गांधी इस बात के लिए माफी मांग रहे हैं कि राहुल गांधी ने 2011 में सरकार में रहते हुए भी जाति के आधार पर जनगणना क्यों नहीं करवाई। कल को राहुल गांधी इस बात के लिए माफी मांग सकते हैं कि उनके पिताश्री राजीव गांधी ने मंडल आयोग के लागू होने का विरोध किया था। इसका भी कर सकते हैं राहुल गांधी, चूंकि उनको पता चल चुका है कि ऐतिहासिक गलती कांग्रेस पार्टी ने अपने इतिहास में सबसे बड़ी गलती की 1990 में, जब कांग्रेस पार्टी ने मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू होने का विरोध किया था। इसीलिए बिहार, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में कांग्रेस समाप्त हो गई। तो राहुल गांधी को पता है जब तक बिहार और उत्तर प्रदेश राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं आएगा तब तक अब नरेंद्र मोदी को चुनौती देना मुश्किल है। अदरवाइज अगर नरेंद्र मोदी की जब भी हार होगी, बीजेपी की जब भी सत्ता से बाहर जाने की बात आएगी, तब कोई ना कोई अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, कोई ना कोई अखिलेश यादव चुनौती बनकर राहुल गांधी के समक्ष खड़े हो जाएंगे। तो राहुल गांधी को अगर नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के सामने एक विकल्प बन के खड़ा रहना है तो बिहार, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना पड़ेगा। और कांग्रेस पार्टी को बिहार, उत्तर प्रदेश में मजबूत करने के लिए कांग्रेस को दलितों की, पिछड़ों की, अति पिछड़ों की, अल्पसंख्यकों की वोट की आवश्यकता है। इसीलिए आप देखिए साल भर के अंदर, लोकसभा चुनाव के बाद से अब तक कांग्रेस पार्टी ने बिहार में क्या क्या किया। केवल इस बात को याद कर लीजिए कैसे कांग्रेस पार्टी ने दो अपनी पार्टी में भूमिहार प्रदेश अध्यक्ष, नेता विधायक दल को हटा दिया, एक जगह दलित प्रदेश अध्यक्ष बनाया, नेता विधायक दल बनाया एक मुसलमान को, पप्पू यादव को चेहरा बना दिया, जबकि पप्पू यादव सांसद भी नहीं है पार्टी के। तो यह स्पष्ट संकेत है कि राहुल गांधी बिहार में कांग्रेस को मजबूत करना चाहते हैं, और कांग्रेस मजबूत होगी तो कमजोर कौन होगा? दलित, मुसलमान अगर राहुल गांधी के साथ जाता है, राहुल गांधी को नेता मानता है, राजेश राम को नेता मानता है, शकील अहमद खान को नेता मानता है, तो नुकसान किसका? सीधा नुकसान तेजस्वी यादव का है। तो असली मामला यही है। चुनाव तो टेम्पररी है, एक चुनाव आएगा फिर अगला चुनाव आएगा जाएगा, चुनाव आएगा जाएगा, लेकिन जो योजना है कांग्रेस की योजना सीधी है कि बिहार में अब कांग्रेस को अपने पैर पे खड़ा होना है, और उसके लिए अगर आरजेडी से टकराना पड़े तो टकराए। और ये लड़ाई लंबी चलने वाली है, केवल इस चुनाव भर नहीं है, चुनाव के बाद भी चलने वाली है। इसीलिए कांग्रेस भी अड़ी हुई है कि डिप्टी सीएम हमारा भी होगा, दो, एक मुसलमान एक दलित हमारा डिप्टी सीएम होगा, और इस बात को मानने को तेजस्वी यादव तैयार नहीं है। क्योंकि तेजस्वी यादव को लगता है कि अगर हमने दलित एक मुसलमान एक सहनी को अगर उप मुख्यमंत्री बना लिया है इस बार, और जिस प्रकार की राजनीति कांग्रेस पार्टी कर रही है, जिस प्रकार की राजनीति मुकेश सहनी कर रहे हैं, कभी भी ये लोग ठेंगा दिखाएंगे, और जब ठेंगा दिखाएंगे तो दलित किसके पास जाएगा? राजेश राम के साथ जाएगा कि तेजस्वी यादव के साथ जाएगा? इतिहास बताइए। इतिहास इस बात की गवाही देता है मित्रों कि विश्वनाथ प्रताप सिंह, जिन्होंने मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू किया, चुनाव हार गए अगला, इसलिए कि पिछड़ी जाति के लोगों ने अपना नेता मुलायम सिंह को माना, लालू यादव को माना, बीपी सिंह को नहीं माना। दलितों के लिए बिहार में बिहार के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह ने सामाजिक न्याय दिलाने के लिए जो लड़ाई लड़ी, चाहे वो देवघर के पंडों से लड़ाई लड़नी हो, चाहे और कई जगह पे अनटचेबिलिटी, अछूतोद्धार के लिए जो काम किया श्री कृष्ण सिंह ने, श्री कृष्ण सिंह को दलितों ने अपना नेता नहीं माना। दलितों के नेता बने बाबू जगजीवन राम, दलितों के नेता बने रामविलास पासवान जी, दलितों के नेता आज भी हैं जीतन राम मांझी, चिराग पासवान। सच है या गलत है? और स्वाभाविक भी है। हर समाज का नेतृत्व उसके अंदर से अब जब विकसित होना चाहिए,
सही है, गलत नहीं है इसमें, तो ये सच्चाई है। लेकिन तेजस्वी यादव या आरजेडी का क्या रहता है, मकसद क्या है कि दलितों के, पिछड़ों के, अल्पसंख्यकों के अकेले नेता के रूप में लालू यादव थे पहले, तो तेजस्वी यादव भी हो, ये उनकी इच्छा है कि बीच में कोई आया तो फिर तेजस्वी का खेल खत्म, तब तो फिर वो यादवों के नेता बन के रह जाएंगे। और यादव में भी बहुत सारे यादव ऐसे हैं जो हिंदू सोच के हैं, हिंदूवादी बन जाते हैं चुनाव के दौरान। जहां जहां मुसलमान की संख्या 25 से 30% है, वहां प्राय आप आंकड़े निकाल के देखिए, वहां यादव जाति के लोग, चाहे वो आरजेडी का मुसलमान हो, चाहे कांग्रेस पार्टी का मुसलमान उम्मीदवार हो, किसी, चाहे सीपीआई, सीपीएम, किसी का भी मुसलमान उम्मीदवार हो, टिकट नहीं, वोट नहीं देता। पता कीजिए आप, आंकड़े उस बात की गवाही दे रहे हैं। मैं तो कई बार बता चुका हूं इस बात के बारे में। तो समस्या यहां है, समस्या बिहार की राजनीति में, को राजनीति को केवल सत्ता के चश्मे से नेता देखते हैं। आम जनता, मतदाता, मेरे आप जैसे लोग भावना से जुड़ते हैं। ठीक है, मैंने कहा था, आपको याद होगा, 2 दिन पहले मैंने वीडियो बनाया था कि 2015 में बीजेपी ने 33 यादव जाति के उम्मीदवार बनाए थे। 2015 में 33, 2020 में 17, 2020 में 17 और 2025 में बीजेपी ने मात्र 6 यादव जाति के लोगों को उम्मीदवार बनाया। मैंने कहा था ना कि सत्ता के लिए समाज को बर्बाद करते हैं ये लोग। हिंदू समाज में सबसे बड़ी जाति यादव जाति है, उसको मात्र बीजेपी के द्वारा 6 सीट देना, उसमें भी तब जब यादव जाति के लोग भारतीय जनता पार्टी के लिए बदनाम हो चुके हैं। उत्तर बिहार के कई ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जहां पर यादव जाति के लोग आरजेडी को वोट नहीं देते, बीजेपी को वोट देते हैं। सीमांचल का तो प्रायः अधिकतर विधानसभा क्षेत्र में यादव जाति के लोग बीजेपी को वोट देते हैं। और तब बीजेपी, मैं तो इसे बहुत ही, मेरे अनुसार बहुत गलत है कि मात्र 6 सीट देती है यादव जाति को बीजेपी इस बार, जबकि पिछली बार बीजेपी का 8 यादव एमएलए जीते थे, 17 में 8 जीते थे। तब बीजेपी ने इस बार 6 सीट काट दिया, टिकट काट दिया, और बीजेपी ने 49 दिया है अग्रणी जाति के लोगों को टिकट। तो ये राजनीति केवल सत्ता के लिए है। चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे मुकेश सहनी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या जनता दल यूनाइटेड हो, सब के सब केवल और केवल सत्तावादी राजनीतिक दल हैं। भावना से मत जोड़िए। अगर जब तक हम नागरिक भावना से जुड़ कर देखेंगे, तब तक जीवन में गलती करेंगे। और यदि हम लोगों ने भी अगर राजनीति को राजनीति के चश्मे से देखा, तो राजनीति हमारे जैसा सोचेगी। मतलब तब राजनीति भी साफ होगी। हाफी डिफिट बोलने वाले कोई किसी पार्टी के चेहरा नहीं बनेंगे बिहार में। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।